हेलो ऑल माय डियर लर्नर्स ऑफ क्लास 10 आईसीएसई एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथ्स का जो है सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी चैप्टर हम लोग ने कर लिया था, है ना, उसी का ये सेकंड पार्ट है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इसमें, और आपको क्या करना पड़ता है, वो स्टेटमेंट से आपको उठा के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो चलिए पहले सबसे देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है ना। ये पढ़ लिया हम लोगों ने, ये जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, राइट। और इसमें वन वेरिएबल होता है, मतलब एक्स या वाई एक ही वेरिएबल होना चाहिए इसमें, करेक्ट। और उसका जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होना चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फॉर्म करना पड़ेगा, ये देते नहीं है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो ये जो सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स करके चैप्टर है, इसमें आपको स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, कंडीशंस होंगे कुछ, और उसके हिसाब से आपको एक इक्वेशन है वो फॉर्म करना है। उसके लिए आपको क्या याद रखना, आप कैसे फॉर्म करोगे, तो आपके पास कुछ स्टेप्स है। स्टेप 1, दैट इज रिप्रेजेंट द अननोन क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ एक्स। ओके, पहला स्टेप क्या है, रिप्रेजेंट अननोन क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है, दैट इज हम लोग जब लिखते हैं ना, लेट दिस क्वांटिटी बी एक्स, है ना, लेट द नंबर्स बी एक्स, ऐसे करके जो लिखते हैं, ये स्टेप वही है। तो सबसे पहले अगर ये टाइप का क्वेश्चन आ रहा है ना, तो आपको लेट और एक्स लेना है, तो इसको बोला गया रिप्रेजेंट अननोन क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है। स्टेप 2 में फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जो भी आपके जो क्वेश्चन में कंडीशन देते हैं, उस हिसाब से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। और स्टेप 3 क्या होगा, ऑब्वियसली जो आपने पहले वाले पार्ट में पढ़ा था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला 5th चैप्टर जो है, उसमें आपने पढ़ा था, स्टेप 3 क्या है, सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास कौन से मेथड होते हैं, 2 मेथड है आपके पास, है ना, एक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक ये मेथड है, और जो दूसरा मेथड होगा वो होगा फॉर्मूला मेथड, ठीक है। तो कोई भी 2 मेथड में से एक मेथड आप यूज कीजिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपको जो आंसर है एक्स, जो आंसर है वो मिल जाएगा, और वही आपका सोल्यूशन होने वाला है, ठीक है। आई होप सो आपको ये जो इंट्रोडक्शन जो था वो समझ में आ गया है। इसके बहुत सारे टाइप्स है, इसके ना जो क्वेश्चंस आएंगे वो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे। इस पूरे वीडियो में हम लोग देखेंगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने दिए हैं, ठीक है। तो टोटल जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, आपको पेन कॉपी वगैरह लेना है और आपको मेरे साथ सॉल्व करना है, इजी से लेकर डिफिकल्ट तक हम लोग जाते हैं। तो पहले जब इजी सॉल्व करेंगे तब तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आएगा, और मैं उसी क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको ना थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आप बिल्कुल इसमें ये नहीं करना आपको। चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है। चलिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स इज 56। अभी देखिए, कॉन्सेक्यूटिव मतलब क्या है, कॉन्सेक्यूटिव मतलब जो सक्सेसिव होता है, बैक टू बैक होता है ना, उसको कॉन्सेक्यूटिव बोलेंगे, ठीक है। मतलब कॉन्सेक्यूटिव मतलब क्या, 1 2 3 4, ये कॉन्सेक्यूटिव है। कॉन्सेक्यूटिव मतलब क्या, बैक टू बैक है ना ये, तो इसको कॉन्सेक्यूटिव बोला गया है, ठीक है। आपको ये वर्ड याद रखना है, कॉन्सेक्यूटिव मतलब सक्सेसिव, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसको हम लोग कॉन्सेक्यूटिव बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या दिया है आपको, इंटीजर्स दिया है, ठीक है। आपको क्वेश्चंस में ना इंटीजर्स होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे, होल नंबर्स होंगे, है ना। तो ये वर्ड्स आएंगे यहाँ पे, तो ये ना एक टाइप का कंडीशन भी हो गया, ठीक है। जब हम लोग इंटीजर्स बोल रहे हैं ना, तो इंटीजर्स वाले टर्म्स कौन से होते हैं, देखिए यहाँ पे इंटीजर्स कौन से होते हैं, तो नेगेटिव इंटीजर 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर होता है। सो -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन, और यहाँ पे भी इस तरफ LHS एंड RHS दोनों सो ऑन है, ठीक है। तो ये एक टाइप का नंबर्स हो गया, है ना। आपने रियल नंबर्स पढ़े थे, रैशनल और इरेशनल होते हैं, तो ये सारे रैशनल नंबर्स वाले फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो ये इंटीजर्स बोल दिया। अगर मैंने बोल दिया नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होता है, तो आपको समझना है 1 2 3 4 सारे पॉजिटिव है और 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स, ठीक है। फिर आते हैं होल नंबर्स,
होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना, ये भी सारे पॉजिटिव नंबर्स आने वाले हैं, उसे होल नंबर्स कहेंगे हम लोग। फ्रैक्शन कहा जाएगा या रैशनल नंबर भी कहा जा सकता है, फ्रैक्शन या रैशनल नंबर, क्या होता है रैशनल नंबर। तो ए बाई बी वाला जो फॉर्म होता है उसे हम लोग रैशनल नंबर या फ्रैक्शन वाले फॉर्म में देंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चंस है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो आपको ना ये सारे वर्ड्स आएंगे, ये सारे टर्म्स आएंगे, तो आपको ना क्वेश्चन जब भी होगा तो थोड़ा बहुत आपको ये जो पॉइंट्स है ये याद रखने हैं, ठीक है। मतलब कुछ है कॉन्सेप्ट जो आपको थोड़े याद रखने हैं और कुछ नए कॉन्सेप्ट है जो आप पढ़ने वाले हो, ठीक है, वो दोनों को मिलाकर आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, आपको ये थोड़ा सा तो आइडिया आ गया कि मतलब रिकॉल हो गया, आपको था आइडिया, बस आपको अभी रिकॉल होना चाहिए था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने, प्रोडक्ट बोला है। प्रोडक्ट मतलब क्या, आपको याद रखना है ये मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स। कभी बोल देते हैं डिफरेंस बोल देंगे, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन करना है आपको, या फिर कभी बोल देंगे सम ऑफ बोल देंगे, या कभी रेसिप्रोकल बोल देंगे। चलिए आगे है, मैंने क्वेश्चन ऐसे दिए हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इसमें कंडीशन क्या दिया है उन्होंने, ठीक है। तो पहला क्या था स्टेप, जब भी मैं सॉल्व कर रही हूं तो मैंने यहाँ पे लिखा है आपको, पहला स्टेप आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट अननोन क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ एक्स, ये पहला स्टेप है ना। तो चलिए पहला स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट अननोन क्वांटिटी, तो अननोन क्वांटिटी कौन है, सो टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर मेरे अननोन क्वांटिटी है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट जो एक इंटीजर है ना, तो एक इंटीजर उसको बोल देंगे बी एक्स, और जो दूसरा कॉन्सिक्यूटिव होने वाला है ना, सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव या सेकेंड इंटीजर, या इसे बोल देंगे कॉन्सिक्यूटिव, है ना, जो सेकेंड है उसके बाद वाला है वो क्या होगा, x प्लस वन, क्योंकि दोनों के बीच में जैसे देखिए ये 2 एंड 3 ये क्या है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है ना, 2 और 3 ये क्या है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है, इसीलिए मैंने बोल दिया ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव है, तो उनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का है ना। तो एक x है, दूसरा क्या है, x प्लस वन है, और दिया क्या है सेकंड, मैंने सेकंड यहाँ पे स्टेप क्या लिखा था, फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो ये देखिए गिवन कंडीशन, हमारे क्वेश्चन में गिवन कंडीशन क्या है, देखिए प्रोडक्ट बोला गया है, तो ये गिवन कंडीशन है ना। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो इनका प्रोडक्ट होने वाला है। तो चलिए प्रोडक्ट कर लेते हैं, x एंड x प्लस वन का प्रोडक्ट कितना होगा, 56, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 56। अच्छा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है क्या, नहीं अभी तक नहीं है, कैसे, क्योंकि ये यहाँ पे इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलिए तो यहाँ पे ये 56 जो आरएचएस में है हम लोग एलएचएस में लेके आएंगे, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मैं यूज करूंगी यहाँ पे, क्योंकि बहुत आसान है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करना। -56 के दो फैक्टर्स, 56 के दो फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए कि जिसका प्रोडक्ट मुझे -56 मिले और जो सम होगा उसका वो मुझे -+1 मिले, ठीक है। मुझे पता है टेबल में 7 8 56 होता है ना, सो 7 एंड 8, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, तभी जाके प्रोडक्ट माइनस आएगा, करेक्ट। एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू होना चाहिए, तो पॉजिटिव नंबर क्या होगा +8 और नेगेटिव होने वाला है -7। अच्छा ये क्यों किया मैंने, क्योंकि आप यहाँ पे नोटिस कीजिए यहाँ पे +1 है ना, तो बिगर नंबर साइन प्लस होना चाहिए था, इसीलिए मैंने बिगर नंबर साइन प्लस दे दिया। अभी इनका अगर सम करेंगे तो सम यहाँ पे +1 आ जाएगा, +1, ठीक है। ये क्या है, ये प्रोडक्ट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे होता है सम, ये होता है आपका डायमंड रूल होता है ये, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला है। मैंने ये क्या किया है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो मतलब मिडिल टर्म को आपने स्प्लिट किया है और आपने दो फैक्टर्स निकाले, ठीक है। अभी क्या करोगे, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है इन दो नंबर्स में, -7 और +8 में, सो -7x + 8x -56 इक्वल टू 0। तो पहले दो टर्म्स में से x कॉमन, x -7, और दूसरे वाले दो टर्म्स में से 8 कॉमन, x -7, है ना। और अभी इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आएगा जो सेम है इक्वल टू 0 भी लिख देते हैं, तो एक ही ब्रैकेट डाल देंगे, एक ही ब्रैकेट में डाल देंगे, दो ब्रैकेट्स है ना, सेम है दोनों, और दूसरा जो है वो दूसरे ब्रैकेट में डाल देंगे, तो x -7 इक्वल टू 0 और x + 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू -8, ठीक है। तो आपके x के वैल्यूज आ गए, और ये इंटीजर्स है, और मैंने बोला था इंटीजर्स में पॉजिटिव नेगेटिव 0 ये सब आते हैं,
तो ये दोनों वैलिड आंसर्स है आपके। अगर सिर्फ लिखा होता ना नेचुरल नंबर तो आपको पॉजिटिव वाला वैल्यू लेना चाहिए था, है ना। तो ऐसे ये कंडीशंस भी दिए हैं एंड अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस आपको आंसर भी लिखना है, ठीक है। आई होप सो नाउ आपको थोड़ा इजी लग रहा है, जैसे मैंने स्टेप्स दिए हैं वैसे ही आपको सॉल्व करना है। तो अगर ये स्टेटमेंट्स भी है आपको डरने की जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट समथिंग वेरी एक्सेप्शनल और वेरी डिफिकल्ट, राइट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको खुद से ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the two natural numbers which differ by 5, sum of whose squares is 97. Okay, now see, this is also very easy. Now first step what? Primary जो step होता है ना वो हमेशा क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है step 1 is to represent unknown quantity in terms of x. तो let this be x, है ना। तो हमारे इसमें क्या होगा, so let the natural number be x, ठीक है। क्या लेंगे हम लोग, let the natural number be x। सिंपल, पहला स्टेप तो सबको ही कर सकता है ना। और जब आप आदत डालोगे ना तो आपको खुद ही मतलब थोड़ा ऐसा हल्का महसूस होगा कि हाँ मुझे आ रहा है। स्टार्टिंग ही हम लोग करते हैं कि अरे नहीं ये तो डिफिकल्ट है, मुझसे हो ही नहीं रहा है ना। तो दो नंबर्स है और दो नेचुरल नंबर्स है, तो मुझे पता है नेचुरल नंबर्स बिगिंस फ्रॉम 1 2 3 और ये सारे पॉजिटिव होते हैं, ये भी मुझे पता है ना। डिफर्स बोला गया है मतलब क्या, एक अगर नंबर 5 है तो दूसरा नंबर हो जाएगा 10, ये तो बहुत आसान हो गया। या फिर एक नंबर है अगर 8, उसमें दूसरा नंबर 5 ऐड कर देंगे हम लोग। अगर एक नंबर 8 है उसमें 5 ऐड करने पर दूसरा नंबर हो जाएगा 13, है ना। ऐसे वाले दो नंबर्स आने वाले हैं, ठीक है, समझा आपको। तो अगर मैंने एक नंबर x से डाल दिया, सो द अदर नंबर, देयरफॉर द अदर नंबर बी x + 5, ठीक है, हो गया। देखिए और फिर आगे क्या बोला है, फाइंड द टू नेचुरल नंबर्स विच डिफर बाय 5। तो ये पहला कंडीशन, फर्स्ट स्टेप वाला जो था वो हो गया। अभी जो दूसरा कंडीशन बोला है क्या है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 97। आखिर जहां पे ना मुझे पॉसिबिलिटी है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होने का, ये सेकंड कंडीशन है। जो मैं कंडीशन बोलती हूँ ना यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये वाला स्टेप, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारा कंडीशन ये है, ये एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 97, ये कंडीशन है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, तो मतलब इनके स्क्वायर्स। तो ये x का स्क्वायर और दूसरा है x + 5 द होल स्क्वायर, है ना। प्लीज याद रखिए आपको जैसे ये दो नंबर्स देते हैं ना तो ये एक पूरा, ये ऐसा है पूरा का पूरा, ठीक है। तो पूरे के पूरे को स्क्वायर करना है आपको, आप ऐसे आधे में नहीं कर सकते। मतलब ऐसे ही लिख दिया आपने तो गलत हो जाएगा, ये ऐसे लिख दिया ना ये गलत हो जाएगा, ये इसको वैलिड नहीं माना जाएगा और आपका आंसर भी गलत होगा, ठीक है। चलिए आगे कितना दिया है उन्होंने, 97 दिया है, ठीक है। ओपन कीजिए, a + b द होल स्क्वायर कीजिए, x² + 5 स्क्वायर प्लस 2 × x × 5 इज इक्वल टू 97। x² + 5 स्क्वायर मतलब 25 प्लस 2 × 5 मतलब 10x इज इक्वल टू 97। 97 will have to bring it on the other side and 1x² + 1x² is 2x²। this 10x I'll rearrange, मैं बीच में लिखती हूँ ये 10x and plus 25, और ये अगर मैंने LHS में लेके आई मैं तो ये माइनस हो गया, ठीक है। सो 97 - 25 करिए प्लीज, कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कीजिए, ये 2 और ये 7, कितना आ रहा है, 72 आ रहा है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना 2x² + 10x - 72 = 0। अच्छा माइनस क्यों, +25 - 97, इसमें क्या होगा, प्लस और माइनस है ना। तो ऑपरेशन होगा सब्ट्रैक्शन का, इन दोनों के लिए ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन का, और बिगर नंबर साइन डाल देंगे हम लोग। सो क्या किया, 97 - 25 किया और बिगर नंबर साइन जो है माइनस वो लिख दिया, हो गया, है ना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया आपको, ठीक है। सो जो मेरा अभी इक्वेशन बना है 2x² + 10x - 72 = 0। अच्छा आप देखिए तीन टर्म्स है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तीन टर्म्स होते हैं, उसमें तीनों टर्म्स में ना आप डिविजिबल बाय 2 कर सकते हैं, हाँ मतलब डिवाइड बाय 2। सो डिवाइड दिस गिवन इक्वेशन बाय 2,
डिवाइड बाय 2 होल, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, 10 को डिवाइड कर देंगे तो 5x, 10x को डिवाइड किया 5x एंड 72 को डिवाइड किया 36 आ गया। अभी 36 के दो फैक्टर्स चाहिए आपको, 5 + 5 आना चाहिए, है ना। तो 36 कौन से, और ये -36 है, तो पहले बात तो 36 कौन से टेबल में आता है ना। तो 36 आएगा 218, फिर उसके बाद 312, फिर उसके बाद आएगा 4 9, ठीक है। आपको जो सब्ट्रैक्शन होगा ना वो 5 मिलना चाहिए। इन दोनों का तो सब्ट्रैक्शन 5 नहीं आने वाला है, 2 और 18 सब्ट्रैक्शन एडिशन है ना, सब्ट्रैक्शन ही है क्योंकि माइनस है तो सब्ट्रैक्शन ही आएगा, राइट। तो इन दोनों का भी सब्ट्रैक्शन नहीं आने वाला है। हाँ, लेकिन इन दोनों का सब्ट्रैक्शन देखिए, 4 और 9 का सब्ट्रैक्शन देखिए कितना आएगा, 9 - 4 = 5, है ना। तो क्या है अप्रोप्रिएट, 9 और 4, ये मेरे अप्रोप्रिएट नंबर्स है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है 9 और 4, 9 4 जा, तो पॉजिटिव कौन सा और नेगेटिव कौन सा, +5 है, तो बिगर नंबर साइन प्लस, और जो छोटा नंबर है 4 वो माइनस। तो लिखेंगे कैसे इसको, x स्क्वायर + 9x - 4x - 36 = 0, ठीक है। तो चलिए अभी इनमें कॉमन आएगा x + 9, और इनमें कॉमन आएगा 4 -4 x + 9, दोनों में माइनस है ना, वो एक माइनस मैंने ऑलरेडी बाहर ले लिया है, राइट। तो x + 9 एक ब्रैकेट में डाल देंगे, दूसरे ब्रैकेट में x - 4 डाल देंगे, तो x + 9 = 0 और x - 4 = 0, x = -9 और x = 4। अभी आप मुझे बताइए, यहाँ पे आपको दो वैल्यूज मिल रहे हैं, x = -9, x = 4, आपके लिए अप्रोप्रिएट क्या होने वाला है आंसर। यहाँ पे बहुत स्पेसिफाई अच्छे से किया है कि वो नेचुरल नंबर है, मतलब पॉजिटिव नंबर आने वाला है। सो फॉर अस x क्या होगा, 4, करेक्ट वैल्यू क्या है x का, 4, क्योंकि नेचुरल नंबर है ना। और जो दूसरा वैल्यू होने वाला है वो क्या है, अदर नंबर क्या है, अदर नंबर जो होगा वो x + 5, मतलब 4 + 5 मतलब 9, वो क्या होने वाला है, पॉजिटिव 9 है। हाँ, प्लीज नोटिस कीजिए वो क्या है, पॉजिटिव 9 है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया ये आंसर, है ना। अभी थोड़ा सा आसान भी लगने लगा है कि अरे कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 3 स्टेप वाले में ही हम लोग कर लेते हैं इसको। तो बस 3 स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से फॉलो कर देना है, ये पूरा चैप्टर आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इवन नंबर्स। अच्छा देखिए, अभी यहाँ पे ना बहुत ज्यादा अच्छे से नोटिस कीजिए आप, क्या लिखा है उन्होंने, एक तो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड आ गया, पॉजिटिव वर्ड आ गया, और इवन नंबर्स वर्ड आ गया। तो मेरे लिए ना, मैं पहले ऐसे यहाँ पे रफ वर्क अगर मैं कर रही हूँ, तो इवन नंबर कौन होते हैं बताइए मुझे। इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। हाँ, माइनस में भी चलेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना पॉजिटिव दिया है इसलिए मैंने पॉजिटिव नंबर्स लिखे हैं, ठीक है। हाँ, अभी देखिए, ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अच्छा, जब भी ये इवन नंबर या ऑड नंबर आते हैं ना, दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है ना वो 2 होता है। ये देखिए, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 2 है, इन दोनों में भी डिफरेंस 2 है, इन दोनों में भी डिफरेंस 2 है ना, इन दोनों में भी डिफरेंस 2 है, इन दोनों में भी डिफरेंस 2 है, इन दोनों में भी डिफरेंस 2 है। तो आपको एक बात नोटिस करनी है कि जब भी क्वेश्चन में, और आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखना है, उसको एनालाइज करना है कि क्या गिवन है, ठीक है, क्या दिया है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स ऐसे दिया है। तो मेरे ना दो नंबर्स क्या होने वाले हैं, अगर मैंने नंबर ले लिया 4 तो दूसरा नंबर आएगा 6, तो x और ये x + 2, क्योंकि डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है ना। तो जब भी इवन नंबर या ऑड नंबर आते हैं तो x + 2 होता है, x + 1 नहीं होगा, ठीक है। तो स्टेप 1 लेट वाला होता है ना, तो स्टेप 1 में रिप्रेजेंटेशन करा रहे हैं हम लोग। सो लेट, कॉन्जिक्यूटिव नहीं लिखेंगे, लेट पॉजिटिव इवन नंबर, पहला वाला जो है ना, पॉजिटिव इवन नंबर bx and other even number या other number b x + 2, other consecutive even number b x + 2, है ना। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उन्होंने क्या दिया है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, है ना, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये गिवन कंडीशन में आएगा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो आप अगर पूरा क्वेश्चन को एनालाइज करोगे ना, ब्रेक डाउन करोगे ना, तो आपको बहुत सीधे सीधे क्वेश्चंस दिखेंगे, ये ऐसे डिफिकल्ट वाले नहीं दिखेंगे, है ना।
तो फर्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड सेकेंड थिंग इज दैट इज सम काइंड ऑफ कंडीशंस विल बी गिवन, और वो कंडीशंस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा, वो आपको फॉर्म करने के लिए हेल्प करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सिंपल है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या होगा, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बोला है, तो इनके स्क्वायर्स, हाँ ये नंबर्स है तो इनके स्क्वायर्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 स्क्वायर्स इक्वल टू कितना आ रहा है 52, है ना। क्या गिवन कंडीशन है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस टू नंबर्स, है ना। तो सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब क्या, सम मतलब एडिशन और स्क्वायर्स कर दिया हम लोगों ने। तो चलिए ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 52, यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर, राइट, a प्लस बी द होल स्क्वायर अभी आपको फैमिलियर हो गया है। एक्स स्क्वायर लाइक टर्म्स है, 1 प्लस 1 2 होता है, प्लस 4x plus 4, this 52 will take it on the other side, which will become minus 52. So 2x square plus 4x, 4 minus 52 will come out to be 48, minus 48. Okay, I'll divide by 2 throughout. ठीक है, मैं पूरा ये 2 से डिवाइड कर रही हूँ, तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। देखिए मेरा जो सेकंड कंडीशन है, मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया, ठीक है। चलिए अभी थर्ड स्टेप क्या होता है कि सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो जो मिला है हम लोग को, जो बनाया हम लोगों ने, तो उसको हम लोग को सॉल्व करना है। सो माइनस 24 के दो फैक्टर्स मिलने चाहिए कि जिसका मुझे एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो होगा वो 2 आना चाहिए, है ना। ऑब्वियसली माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है तो मतलब मुझे एक पॉजिटिव नंबर और एक निगेटिव नंबर आएगा, राइट। सो कहाँ पे आता है 2 into 12, है ना, ये दो फैक्टर्स। देखिए और अगर मैं सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ तो मुझे ऑब्वियसली यहाँ पे 10 मिलेंगे, तो ये नहीं नंबर है मेरे, ठीक है, ये नंबर नहीं है। फिर 3 8 इनका क्या है, 3 and 5 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 5 मिलेगा, मुझे क्या चाहिए 2 चाहिए मुझे, ठीक है। फिर आएगा 4 and 6, इन दोनों को देखिए तो ये भी नहीं है, मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, हाँ, लेकिन इनका सब्ट्रैक्शन क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा, तो 6 4 24 होता है, तो ये वो दो नंबर है, ठीक है। 6 4 तो 6 and 4। नाउ अगेन द क्वेश्चन अराइजेस कि ये माइनस है, तो एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर आने वाला है, तो बिगर नंबर साइन प्लस होगा और स्मॉलर नंबर साइन माइनस होने वाला है, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से पहले दो टर्म्स में से कॉमन आएगा x प्लस 6 और बाकी के दो टर्म्स में आएगा कॉमन 4, ठीक है। 4 मैंने बाहर निकाला, 6 बचेगा ब्रैकेट में, 6 4 24 होता है ना। तो x प्लस 6 एक बार लिखेंगे, दूसरी बार लिखेंगे x माइनस 4। देखिए और अभी दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे 0 के साथ में, तो हम लोग को अपने आंसर जो है वो मिल जाएंगे। तो x आ जाएगा 4 और हमें चाहिए क्या, है ना, पॉजिटिव इवन नंबर्स चाहिए। तो हमारा आंसर क्या है, तो वी हैव x एज 4 एंड the other number which is 6, है ना, ये दो नंबर्स, तो our two numbers are going to be 4 and 6, it is as simple as that। देखिए अभी आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ना स्टार्ट हुआ होगा, है ना। तो ये बहुत सारे इजी सम्स है कि जहाँ पे हम लोग इनिशियल बेसिस पे हम लोग जो कर रहे हैं ना, वो थोड़े इनिशियली थोड़ा इजी करेंगे और फिर आगे जाके थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के जो क्वेश्चन है वो मैं स्टार्ट कर देती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिनोमिनेटर, अभी देखिए यार, डिनोमिनेटर ऑफ पॉजिटिव फ्रैक्शन, तो मैंने जैसे बोला था आपको, एक फ्रैक्शन वाला अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली फ्रैक्शन है यहाँ पे, है ना, पॉजिटिव फ्रैक्शन बोला है, मतलब क्या दोनों जो है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव नंबर्स आने वाले, ठीक है। तो क्या लिखा उन्होंने, डिनोमिनेटर ऑफ पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 1 more than twice the numerator, सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड रेसिप्रोकल इज 2.9, फाइंड द फ्रैक्शन। तो पहला क्या है, पहला जो होता है हम लोग का स्टेप 1 वो क्या है, लेट द फ्रैक्शन, तो लेकिन फ्रैक्शन हम bx नहीं होगा क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है ना। तो लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x। अगर मैंने न्यूमरेटर बोल दिया x है तो डिनोमिनेटर क्या लिखा है उन्होंने, डिनोमिनेटर इज 1 more than twice the numerator। क्या लिखा है, देखिए यार लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या लिखा है, डिनोमिनेटर इज 1 more than twice the numerator, हाँ,
तो मैंने अगर डिनोमिनेटर, यहाँ पे मैंने सिर्फ डिनोमिनेटर ऐसे लिख रही हूँ, मैंने न्यूमरेटर को ना ऑलरेडी x डिफाइन किया है, हाँ, सो ट्वाइस द न्यूमरेटर मतलब क्या 2x, और 1 मोर देन बोला है तो 1 + 2x, तो डिनोमिनेटर क्या आ रहा है 1 + 2x आ रहा है, तो डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन विल बी 1 + 2x, है ना, 1 more than twice the numerator, so 1 more than twice the numerator, है ना, आ गया। तो ये हम लोग के जो फर्स्ट स्टेप वाला है वो आंसर मिल गया। उन्होंने जो कंडीशन होता है ना हम लोग का सेकेंड स्टेप, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये यहाँ पे दिया है, ये देखिए ये क्या है, इफ द सम ऑफ फ्रैक्शन एंड रेसिप्रोकल इज 2.9, सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या होगा, गिवन कंडीशन क्या लिखा है गिवन कंडीशन में, सम ऑफ फ्रैक्शन एंड रेसिप्रोकल। अच्छा रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर मैंने ये देखिए ऐसे 1/4 या फिर 2 मिनट रुकिए, हाँ 3/4, अगर ये नंबर लिखा मैंने, ये फ्रैक्शन लिखा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3, मतलब क्या हो जाएगा, इन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर, उसे कहते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है, आपको याद रखना है ये चीज। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या दिया है, सम ऑफ फ्रैक्शन एंड रेसिप्रोकल, तो हमारा ये क्या है, जो फ्रैक्शन होने वाला है वो क्या है, x/1 + 2x प्लस सम बोला है मतलब एडिशन, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, उल्टा बन जाएगा, विल बी इक्वल टू 2.9। तो अब आप डरिए मत यहाँ पे कि 2.9 दिया है, 2.9 को हम लोग लिखेंगे 229, ये देखिए ये मैंने वैसे ही लिखा RHS 29/10। Okay, we'll have to do the cross multiplication over here, x² + 1 + 2x the whole square, एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का हम लोग ने कर लिया, अभी डिनोमिनेटर के है वो दोनों भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x1 + 2x आ जाएगा यहाँ पे, ये 29/10 आ गया, ठीक है। तो आप a + b द होल स्क्वायर करोगे 1 + 2x द होल स्क्वायर के लिए, तो क्या आ जाएगा, x² + 1 + 4x + 4x² अपॉन x, ये ओपन कर दीजिए ब्रैकेट को, x × 1 x and this is 2x² which is equal to 29/10, ये इतना मिल गया। अभी जो लाइक टर्म्स है वो एक साथ ले लीजिए, 4x² + x² is 5x² + 1 + 4x अपॉन x + 2x² is equal to 29/10. Okay, now do this 10 multiplied on the LHS and this x + x² will go in the RHS, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना एक दूसरे से, 5x² + 1 + 4x equal to 29 into x plus 2x². Now open the bracket, 10 into 5 is 50x² plus 10 plus 10 into 4 is 40x, 29x यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन कीजिए प्लस 58x². Okay, so now what we'll have to do is we'll take this x² like terms on one side, तो ये सारे जो टर्म्स है वो उस तरफ अगर लेके गए हम लोग, है ना, तो 58x² - 50x², ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 29x - 40x and this goes -10, so here it comes out to be 8x² - 11x, these are like terms, and 11x है and -10. Now see 8 into -10 comes out to be -80. 80 के दो फैक्टर्स चाहिए आपको, है ना, क्या क्या फैक्टर्स निकलेंगे, लाइक कौन से टेबल में आते हैं फैक्टर्स निकलेंगे, मैं बोल रही हूँ, तो टेबल में कौन से आते हैं, 8 टेंजा होता है, लेकिन इनका अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूंगी तो 11 तो आने वाला है नहीं, देन 16 फाइजा होता है, हाँ इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 11 आ जाएगा, 16 एंड 5 का सब्ट्रैक्शन 11 आता है ना, तो टर्म्स क्या है, मतलब ये जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले जो दो टर्म्स आने वाले हैं वो 16 और 5 ये आने वाले हैं, ठीक है, चलिए 16 फाइजा होता है, तो क्या आएगा 8x² - 16x होगा, बिकॉज बिगर नंबर साइन ना, सो -16x + 5x - 10 = 0,
आई एम जस्ट टेकिंग द 0, राइटिंग इट ऑन द अदर साइड, ठीक है। इनमें से कॉमन आएगा 8x, x माइनस 2, और ये आएगा 5x माइनस 2, है ना। तो x माइनस 2 एंड 8x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 8x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x आएगा 2 या फिर x आएगा -5/8। हाँ, हमें वैल्यू क्या चाहिए, x मतलब क्या है हमारा, x क्या है, न्यूमरेटर है, तो हमारा वैल्यू क्या होगा न्यूमरेटर का, ये होगा, ठीक है, x इक्वल टू 2, दिस इज अवर न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर क्या होगा, अगर x इक्वल टू 2 है तो डिनोमिनेटर क्या होगा 1 प्लस 2 इंटू 2, मतलब 1 प्लस 4 मतलब 5। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बना, फ्रैक्शन कम्स आउट टू बी, पूछा क्या है, फाइंड द फ्रैक्शन पूछा है उन्होंने, है ना, क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन इज, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, अब सॉल्व कर लीजिए इसको, तो क्या आएगा x अपॉन 2x प्लस 1 लिखिए, यहाँ पे x 2 है और ये 2 प्लस 1 मतलब 5 है ना। तो ये आपका मिल गया, आपको फ्रैक्शन मिल गया, ये फ्रैक्शन इज मिल गया, देखिए हो गया। देखिए कितना आसान है ना, आपको लगता है ये डिफिकल्ट है, नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप सॉल्व करते जाओगे और बहुत सही से करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारे इजी टाइप के क्वेश्चंस थे अभी तक जो किए थे हम लोगों ने। चलिए अभी जो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइम जो होते हैं, टाइम वर्क वाले, वो कर लेते हैं। हाँ, ये थोड़े स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस है जो पूछे जाएंगे आपको, टाइम एंड वर्क एसोसिएटेड होते हैं, मतलब कैसे, अभी देखिए रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये याद रखिए आप, इज 1 अपॉन टाइम टेकन। रिलेशनशिप क्या होता है हमेशा, ये रिलेशनशिप होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज 1 अपॉन टाइम टेकन, ये रिलेशनशिप है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और यही हम लोग अभी इस वाले टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ये रिलेशनशिप हम लोग यूज करेंगे। कैसे यूज करते हैं ना इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ये देखते हैं हम लोग, चलिए ठीक है। इसको मैं छोटा सा लिख देती हूँ, हाँ ये यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं साइड में, ठीक है। चलिए क्या क्या दिया है, फॉर सेम अमाउंट ऑफ वर्क ए टेक्स 6 आवर्स लेस देन बी, मतलब दो लोग हैं ए और बी और कंपेयर कर रहे हैं, ऑब्वियसली दो इंसान अगर होंगे तो उनका जो काम करने का जो टाइम पीरियड होगा ना, सेम वर्क दिया है लेकिन उनको काम करने का जो उनका टाइम लगेगा उनको, तो वो अलग अलग ही होने वाला है ना, टू पीपल आर नॉट गोइंग टू बी लाइक बी सेम because their rate of doing work will be different, right? And that's how the question is, and that's why I have written over here rate of doing work is 1 upon time taken, because for two different people the rate of doing work is not going to be same, right? And that's what they have exploited here, मतलब यहाँ पे उन्होंने वही क्वेश्चन, यहाँ पे आप नोटिस कीजिए क्या लिखा है, फॉर सेम अमाउंट ऑफ वर्क, सेम टास्क दिया है, ए टेक्स 6 आवर्स लेस देन बी, मतलब ए कम टाइम ले रहा है, बी ज्यादा ले रहा है ना। सो लेट बी टेक्स x hours to complete work and A takes, क्या ले रहा है, टेक्स 6 आवर्स लेस बोला गया, मतलब कम ले रहा है वो, x माइनस 6 आवर्स टू कंप्लीट सेम वर्क, है ना। बहुत आसानी से हम लोग ने लिख लिया इसको, देखिए इफ टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क, मतलब एक साथ अगर दोनों ने काम किया, सेम टास्क है ना, और अगर साथ में अगर काम कर लिया तो ऑब्वियसली थोड़ा सा रेट ऑफ डूइंग वर्क बढ़ जाएगा ना, टाइम टेकन कम हो जाएगा। सो इफ टुगेदर दे कंप्लीट वर्क in 13 hours 20 minutes, find how much time B alone will take to complete the work, मतलब x ढूंढने के लिए पूछा गया आपको, ये x का वैल्यू ढूंढने के लिए पूछा गया, इसीलिए मैंने B को x लिया, ठीक है। तो क्या करेंगे ना, पहले तो ये रिलेशनशिप आपको जानना है, हाँ ये जो दिया है तो ये अवर्स में है ना, तो लिखेंगे कैसे, हमेशा आपको ये ऐसे ही लिखना है, 1 अपॉन टाइम टेकन है तो वर्क को कैसे रिप्रेजेंट किया है, 1 अपॉन टाइम टेकन, है ना, x अवर्स है तो 1 अपॉन टाइम टेकन, तो ये भी टाइम ही है, x माइनस x इज ऑल्सो टाइम, हाउ मच दे आर टेकिंग टोटल, दैट इज 16 आवर्स एंड 20 मिनट्स, ये ऐसे लिखेंगे तो चलेगा,
नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। मैं कैसे लिख रही हूँ, रेट ऑफ डूइंग वर्क को कैसे लिखा, 1 अपॉन टाइम टेकन, तो यहाँ पे भी 1 अपॉन टाइम टेकन ही होना चाहिए। LHS इज ऑल्सो टाइम, RHS इज ऑल्सो टाइम, राइट, तो दोनों भी 1 अपॉन रेसिप्रोकल वाले फॉर्म में ही लिखना चाहिए आपको, ठीक है। एंड बाय द वे 1 अपॉन आवर्स, ये जो है ना, ये आपको ना मतलब इसको कैसे लिखेंगे आप, ये जो लिखोगे, पहले एक काम करते हैं, पहले हम लोग 1 अपॉन 13 आवर्स 20 मिनट्स लिखते हैं। ये 13 आवर्स 20 मिनट्स को कैसे लिखा जाता है, देखिए 13 आवर्स प्लस 20 मिनट्स, ये कैसे लिखेंगे, 13 आवर्स, ये तो ठीक है क्योंकि ये भी आवर्स में है, देखिए x आवर्स लिखा है मैंने, है ना, ये x माइनस 6 आवर्स लिखा है मैंने, तो ऑब्वियसली मेरा ये जो RHS होने वाला है ना, वो आवर्स में ही चाहिए मुझे, तो 20 मिनट्स को मैंने लिखा आवर्स के टर्म्स में, डिवाइड बाय 60 कर देंगे आवर्स, है ना, तो ये आवर्स में आ जाएगा। सो 13 और ये 3, सो 13 प्लस 1 अपॉन 3, और ये आंसर आवर्स में आ रहा है, तो अभी क्रॉस कर दीजिए इसको, 13 इंटू 3 कितना आता है, 39 प्लस 1 अपॉन 3 आवर्स, मतलब ही कितना आ रहा है, 40 अपॉन 3 आवर्स आ रहा है, 40 अपॉन 3 आवर्स आ रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x माइनस 6 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 40 अपॉन 3, ठीक है। आप रेसिप्रोकल कर दीजिए अभी, so 1 upon x plus 1 upon x minus 6 will be equal to 3 upon 40, and just now you have to do the cross multiplication, solve it, you will get your quadratic equation, ठीक है। चलिए quadratic equation बन जाएगा, तो ये x minus 6 plus x upon x into x minus 6 will be equal to 3 upon 40, तो ये x plus x 2x minus 6 upon x is multiplied, x square minus of 6x will be equal to 3 upon 40, okay। Now I'll have to do this cross, okay, I'll erase this off, अभी आपको तो ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, तो हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, स्पेस बनाते हैं, ठीक है। so 40 will be going on the other side, so it will get multiplied, 40 into 2x minus 6 will be equal to x square minus 6 will get multiplied to 3, 6x है, okay, open the brackets, 80x, this is 240 will be equal to 3x square minus 18x, okay, everything on one side, तो क्या आ जाएगा, 3x square minus 18x, this goes on the other side, minus 80x plus 240 equal to 0, okay, so 3x square, this comes out to be minus 98x plus 240 equal to 0, okay, we'll have to now do this multiplication, 3 into 24, so 24 3s are 12 172, मतलब 720 आ रहा है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन जो है मुझे 720 मिल रहा है, कौन सा मल्टीप्लीकेशन, 3 into 240, आई एम गेटिंग इट एज 720, ओके। नाउ 720 के फैक्टर्स निकालने हैं आपको, 98 चाहिए, माइनस 98 चाहिए, ठीक है। 2 will do this, 2 it will come out to be 360, 2 it will come out to be 180, 2 it will come out to be 90, see I'm reaching to 90 and this is multiplication, 2 into 2 into 2 is 8, है ना, तो मेरे फैक्टर्स क्या निकले, 720 is positive when I'm multiplying 90 minus 90 minus 8, फैक्टर्स क्या निकले, माइनस 90 माइनस 8, ये फैक्टर्स निकले मेरे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था, तो मुझे ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, दिस मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन, from that I can get my factors, right, so this is prime factorization method। 3x square क्या वैल्यूज है, माइनस 90 एंड माइनस 8, माइनस 90x माइनस 8x प्लस 240 इक्वल टू 0, इनमें से कॉमन होगा 3x, x माइनस 30 माइनस 8 x माइनस 30 इक्वल टू 0, ठीक है, x माइनस 30 एंड 3x माइनस 8 इक्वल टू 0, x माइनस 30 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 8 अपॉन 3,
सो आंसर इज डेफिनेटली 30। ओके, टाइम पूछा गया है, आवर्स में है, तो आंसर मेरा है 30 आवर्स। ओके, डेफिनेटली 8/3 आवर्स तो नहीं होने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पे ही देखिए ये कितना हो रहा था, 40/3 हो रहा था, तो कम तो इतना होने वाला है नहीं, तो दिस इज नॉट वैलिड। माय आंसर हैज टू बी व्हाट, 30 आवर्स। x इज इक्वल टू 30 आवर्स। ओके, एंड दे आर आस्किंग फॉर x ओनली। आई होप सो नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। We'll move to next question. Same type of question. Again, see, whenever what they are giving you, hours they are giving you, and how much time will be required. So this is relationship between what? This is the question, relationship between work and time वाले questions है. ये कौन से है? Work and time वाले questions है ये, ठीक है? और कैसे होता है relationship? Work को कभी भी हम लोग कैसे लिखेंगे? Reciprocal of time में लिखेंगे हम लोग. ठीक है, सो वन पाइप कैन फील सिस्टर्न, सिस्टर्न मतलब टैंक पकड़िए, इन 3 आवर्स लेस देन द अदर। द टू पाइप्स टुगेदर कैन फिल द सिस्टर्न इन 6 आवर्स 40 मिनट्स। फाइंड द टाइम ईच दैट ईच पाइप विल टेक टू फिल द सिस्टर्न। ओके, 6 आवर्स, पहले हम लोग क्या करते हैं, 6 आवर प्लस 40 मिनट्स से इसको सॉल्व कर देते हैं। मिनट्स को हम लोग डिवाइड बाय 60 कर देंगे तो आवर में आ जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा 2 सा ये 3 सा, मतलब 6 + 2/3, और ये आवर में आ जाएगा आंसर। तो मतलब 18 + 2/3 आवर में कितना आ जाएगा, 20/3 आवर, है ना। ये मिल गया आपको आंसर, 20/3 आवर है। ठीक है, और लिखेंगे कैसे? पहले तो क्या है, स्टेप 1 में हम लोग लिखते हैं क्या, लेट, है ना। तो यहाँ पे लेट आइदर ए पाइप और बी पाइप, है ना, 2 पाइप्स आर देयर, सो 1 पाइप, लेट फर्स्ट पाइप, time taken to fill cistern B x hours, and second pipe time taken B कितना है, 3 आवर्स लेस देन द अदर। तो अगर मैं लेस पकड़ रही हूं ना इसको x को, तो ऐसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा। दोनों में डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है, यही हम लोग को समझना है। यू कैन ईदर राइट डाउन x + 3 और यू कैन राइट डाउन x - 3, डजंट मैटर। एज इन अगर आप ये x पकड़ रहे हो, मतलब ये छोटा वैल्यू आ जाएगा और ये बड़ा वाला वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और दोनों भी पूछे गए, फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच पाइप, सो डजंट मैटर एज सच, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, चलिए, और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मैंने आपको क्या बोला है, जब भी आप वर्क एंड टाइम को लिखेंगे तो कैसे लिखोगे, रेट ऑफ वर्क, रेट ऑफ वर्क कितना आता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, आप कैसे लिखते हो, ये 1 टाइम टेकन में लिखते हैं, है ना। ये भी क्या है, ये भी टाइम ही है, ये देखिए ये भी टाइम ही है, ये भी टाइम ही है, और ये जो 6 आवर्स 40 मिनट्स है वो भी टाइम ही है ना। तो लिखेंगे कैसे, 1/x + 1/x + 3 विल बी इक्वल टू 1 ये जो है 20/30, सॉरी 3। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा। सो 1/x + 1/x + 3 इज इक्वल टू 3/20। क्रॉस कर दीजिए, x + 3 + x अपॉन x into x + 3 will be equal to 3/20, 2x + 3 एंड ब्रैकेट में डालिए 20, और यहाँ पे आ जाएगा 3 into x² + 3x। ठीक है, ये आ जाएगा 40x + 60 will be equal to 3x² + 9x, है ना। तो अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फॉर्म करना है, तो फॉर्म करने के लिए ये सब एक साइड में लेके जाएंगे। ओके, सो नाउ व्हाट विल हैव टू डू इज दिस टर्म्स विल टेक इट ऑन द अदर साइड, मतलब हम लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, 3x² + 9x - 40x - 60 = 0। Okay, so what are we getting is 3x², 9 - 40 is 31x - 60 = 0. So 3 into -60 is -180, -180 के दो फैक्टर्स, 10 18 जा 5 36 जा, है ना, ये आ रहा है। देखिए इनका सब्ट्रैक्शन मुझे 31 देगा, है ना, इनका नहीं देगा लेकिन इनका देगा। 5 और 36 का जो है वो मुझे वैल्यू देगा 31। ठीक है, माइनस चाहिए, -31, सो बिगर नंबर साइन माइनस और स्मॉलर नंबर साइन का प्लस, है ना। तो वैल्यूज क्या है, 3x² - 36x + 5x
minus 60 equal to 0. So common from first two term is 3x, x minus 12, and here 5 is common, x minus 12, 12 5s are 60 होता है ना. So 3x plus 5 and x minus 12 equal to 0. So 3x plus 5 equal to 0 और x minus 12 equal to 0. तो x equal to minus 5 upon 3 और x equal to 12. हमारे लिए यही वैल्यू है. कैसे? क्योंकि निगेटिव वैल्यू तो नहीं आएगा, टाइम है ना. x क्या है? आवर्स है, तो निगेटिव में आवर्स नहीं आने वाले हैं. ठीक है, चलिए दूसरा भी ढूंढते हैं. दूसरा क्या है? x plus 3 आवर्स है ना. तो वो कितना आएगा? x मतलब 12 plus 3 मतलब 15 आवर्स. तो ये एक टैंक के लिए है और ये दूसरे टैंक के लिए x plus 3 मतलब 15 आवर्स. तो दूसरे पाइप के लिए, सो फर्स्ट पाइप इज यूजिंग 12 आवर्स एंड द सेकेंड पाइप इज यूजिंग 15 आवर्स टू complete that tank. Let's move to next question. Now these questions are based on what? Geometrical figures. So here some kind of geometrical figures will be given to you. हो सकता है राइट एंगल ट्राइंगल है, और उसमें राइट एंगल ट्राइंगल में यूजुअली ना आपको जब भी क्वेश्चन में देंगे तो हाइपोटेन्यूज होगा. हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज द लॉन्ग साइड विच इज अपोजिट टू द 90 डिग्री. ठीक है, तो वो लॉन्गेस्ट साइड होने वाला है, तो आपको ये याद रखना है. और जब भी राइट एंगल ट्राइंगल देंगे तो आइदर ऑफ टू फॉर्मूलाज यू विल हैव टू यूज. ओके, वन इज व्हाट? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. एक वो फॉर्मूला हो गया, और एक दूसरा फॉर्मूला हो गया पाइथागोरस थ्योरम का. तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल देंगे तो ये दो कंडीशंस ही होंगे वहां पे. ठीक है, या फिर रेक्टेंगल दे सकते हैं, स्क्वायर दे सकते हैं. ठीक है, वो ज्योमेट्रिकल फिगर्स एसोसिएटेड क्वेश्चन होंगे. तो 3 साइडेड फिगर, 4 साइडेड फिगर, ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चंस होंगे. मैंने आपको यहाँ पे 4 साइडेड फिगर एक रेक्टेंगुलर के लिए मैंने दिया है. देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है? अ फुटपाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ रन्स अराउंड द इनसाइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड. मतलब एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, डायमेंशंस भी दिए हैं 32 मीटर लॉन्ग, 32 मीटर लॉन्ग एंड 24 मीटर इन विड्थ. ठीक है, डायमेंशंस देके रखा है ये आपको. और उन्होंने बोला है कि एक फुटपाथ है विच इज रनिंग अराउंड इनसाइड दिस. तो ये अंदर है, अंदर की तरफ है. तो ये अंदर की तरफ फुटपाथ है, इनसाइड दिस. ठीक है, एंड इट ऑक्यूपाइज 208 मीटर्स. और यूनिफॉर्म फुटपाथ, यूनिफॉर्म विड्थ वाला फुटपाथ है. मतलब ना ये हर एक जगह से ना उसका जो विड्थ होगा ना वो सेम है, एक्स ही होगा. ठीक है, ये आपका जो विड्थ है इसका वो सेम ही होने वाला है हर जगह से. तो आपको क्या चाहिए? आपको ना अंदर वाला रेक्टेंगल चाहिए और एक बाहर वाला. बाहर वाला रेक्टेंगल है, उसके डायमेंशंस है अपने पास, है ना. लेकिन अंदर वाले के लिए डायमेंशंस नहीं है. और डायमेंशंस क्या होते हैं? दैट इज लेंथ एंड ब्रेड्थ. ठीक है, तो येलो कलर का जो रेक्टेंगल है ना उसके डायमेंशंस मुझे निकालने हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे? लेट विड्थ ऑफ, क्योंकि फर्स्ट स्टेप तो हम लोग क्या करते हैं? वेरिएबल हम लोग असाइन कर देते हैं. ठीक है, सो लेट विड्थ ऑफ यूनिफॉर्म फुटपाथ bx. ठीक है, तो जब वो नया रेक्टेंगल बन रहा है ना तो उसका लेंथ क्या होगा? लेंथ क्या होगा? लेंथ ऑफ न्यू बोल देते हैं, है ना, या फिर स्मॉल बोल देते हैं. स्मॉल, स्मॉल रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? दोनों तरफ से ना x इधर से भी है, ये देखिए x यहां से भी है और x यहां से भी है, तो मतलब 2x आ जाएंगे. तो लेंथ वाइज भी 2x आ जाएंगे और विड्थ वाइज भी 2x आ जाएंगे कम, है ना. तो क्या आ जाएगा? लेंथ क्या आ जाएगा? 32 माइनस ऑफ 2x. और विड्थ या ब्रेड्थ उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने ब्रेड्थ ही लिख देते हैं हम लोग. चलिए, ब्रेड्थ ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल वो कितना है? 24 माइनस 2x. ठीक है, और उन्होंने क्या दिया है? ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसका वैल्यू दिया है विच इज 208 मीटर स्क्वायर. जो दिया है ना वैल्यू, ये देखिए 208 जो दिया है वो इस वाले पोर्शन के लिए दिया है. ये आपका जो पोर्शन है उसका एरिया दिया है. ठीक है, ये 208 दिया है. तो हम लोग को एरिया ऑफ फुटपाथ जो दिया है उस कैसे निकालेंगे? दैट इज एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल.
ठीक है, ये कैसे, ऐसे हम लोग को निकालना है। तो ये कितना है, 208 है। एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल कैसे होगा, जो डायमेंशंस दिए हैं 32 इंटू 24 वही करने हैं। और बिग रेक्टेंगल के लिए क्या है, बिग रेक्टेंगल के लिए माइनस ऑफ 32 माइनस 2x एंड 24 माइनस 2x, ये डायमेंशंस है। सो 32 इंटू 24 वो करना पड़ेगा पहले, 32 इंटू 24, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 6, 768 आ रहा है आपका ये डायमेंशन जो है, मल्टीप्लीकेशन 768। नाउ दिस यू विल हैव टू ओपन ब्रैकेट, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर एक बार, ठीक है। सो 768 माइनस 64x माइनस 48x प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करने पर 768 माइनस 768, सो प्लस ये दोनों को ऐड कर देते हैं 64 एंड 48, 64 प्लस 48 को ऐड कर देंगे 12, 112 आएगा। तो 112x, मैंने ब्रैकेट को भी ओपन किया है इसीलिए माइनस का बन गया प्लस और ये प्लस का बन गया माइनस, ठीक है। दिस एंड दिस गॉट कैंसल्ड, दिस इज 208। ओके, विल टेक ऑल दिस टर्म्स ऑन वन साइड, तो क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 112x प्लस 208 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया है ना, ये जो गिवन कंडीशन था उससे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लिया। ओके, अभी मुझे इसको सॉल्व करना है, इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। We'll shift this figure also on the other side. तो 4x स्क्वायर माइनस 112x प्लस 208 इक्वल टू 0। I'll divide it with 4, हाँ सब डिविजिबल है, so divide with 4, divide by 4 throughout। तो क्या आ जाएगा x square, if I'm dividing 112 with 4 at that time what I'm going to get 2 and 8 28, and this I'll get it as 52। okay, see 52 के दो फैक्टर्स चाहिए मुझे, माइनस 28 चाहिए, 52 26 टू जा 26 टू जा पॉजिटिव है तो माइनस 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 26 माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 26x माइनस 2x प्लस 52 इक्वल टू 0। x minus 26 and minus 2x minus 26, I'm getting this values, come on। तो अभी मुझे डायरेक्टली इक्वेट कर देना है ना, और x के वैल्यूज मिल जाएंगे। तो x कितना होगा, x आइदर 2 हो सकता है या फिर 26 हो सकता है। हमें पता है ये यूनिफॉर्म विड्थ और छोटा है ना, तो वैल्यू क्या होना चाहिए, x इक्वल टू 2 होना चाहिए, क्योंकि x क्या है, विड्थ ऑफ यूनिफॉर्म फुटपाथ। 26 तो नहीं होने वाला है, 26 क्यों नहीं होगा, मतलब 26 अगर लेंगे तो ये 24 है, 24 से भी बड़ा है, तो कैसे पॉसिबल है, राइट। सो विड्थ ऑफ फुटपाथ इज 2, और ये डायमेंशंस मीटर्स में है तो मीटर, 2 मीटर, ठीक है। आंसर मिल गया, देखिए कितना आसान था, है ना। ज्योमेट्रिकल फिगर्स का जो क्वेश्चन है वो मतलब आपने 9th स्टैंडर्ड में भी किए थे, लेकिन उस समय पे ना साइमल्टेनियस इक्वेशंस होते थे। अभी यहाँ पे हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में उन्होंने दिया है, ठीक है। Okay, चलिए let's move to next question, which is based on geometrical figures only, right? So what has been given, a square lawn is bounded on 3 sides by a path 4 meters wide. If the area of the path is 7 by 8 that of lawn, find the dimensions of the lawn. तो एक स्क्वायर लॉन है, ओके, एंड उसके 3 तरफ क्या है, तो एक पाथ है, ठीक है। तो मतलब ये जो है मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे, तो ये उसका
पाथ है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वो, और वो कितना है 4 मीटर्स 4 मीटर्स है। स्क्वायर लॉन बोला गया है तो ये डायमेंशन इतना जो होगा वो स्क्वायर का है, तो x होगा दोनों तरफ, है ना। तो अंदर स्क्वायर है और उसके अक्रॉस चारों बाजू में, तीनों बाजू में, नॉट चारों बाजू में, तीनों बाजू में उसके एक पाथ है, ठीक है। तो डायग्राम में क्या आएगा आपको लिखना है, लेट, पहला स्टेप जो होता है हम लोग x असाइन कर देते हैं। सो लेट द साइड ऑफ स्क्वायर लॉन बी x, है ना। तो साइड जो है वो x है, तो एरिया ऑफ लॉन, एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन ही लिखिए, इज x स्क्वायर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है, नहीं पहले अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन नहीं लिखते हैं, बाद में लिख देते हैं। पहले तो वो जो इंफॉर्मेशन है ना, गिवन इंफॉर्मेशन, वो लिख देते हैं, ठीक है। 4 मीटर्स वाइड पाथ is bounded on 3 sides of lawn, on 3 sides of lawn, है ना। therefore outer rectangle जो है, हाँ, आउटर रेक्टेंगल का एरिया जो बना उसमें हम लोग का ये जो लेंथ होगा वो क्या होगा, 4 + 4 + x, तो x + 8 हो गया, और ये जो विड्थ बना वो कितना बना, x + 4 बना, ये आउटर रेक्टेंगल बन गया, है ना। उसका एरिया, आउटर रेक्टेंगल एरिया कितना होगा, दैट इज x + 8 एंड x + 4, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देना है हमें, तो कितना आएगा, x² + 8x + 4x + 32 आ गया, x² + 30, ये कितना आ रहा है 12x आएगा, 8 + 4 12x + 32। हाँ, अभी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या दिया है उन्होंने, एरिया ऑफ पाथ इज, तो एरिया ऑफ पाथ इज 7/8 टाइम्स एरिया ऑफ लॉन, ठीक है। आपको क्या समझ में आ रहा है, एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना। एरिया ऑफ पाथ के लिए क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन इज इक्वल टू 7/8 टाइम्स एरिया ऑफ लॉन, ये आ गया, ठीक है। अभी आपको इसको सॉल्व कर देना है, इसी चीज को आपने अभी सॉल्व करना है, ठीक है। ये थोड़ा छोटा बना देते हैं, डायग्राम को साइड में डाल देते हैं, ये है आपका x + 8 यहाँ पे, ओके। तो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल मैंने लिखा है यहाँ पे, आउटर रेक्टेंगल का एरिया ये है x² + 12x + 32 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन, एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन का यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है मैंने, x² है ना, वो कितना है 7/8 टाइम्स ऑफ x², एरिया ऑफ लॉन, this and this got cancelled, 12x + 32 is equal to 7/8 times x², this 8 goes on the other side, this is multiplied and this comes out to be 7x², so 8 into 12 is 96x, 8 into 32, 32 8s are 8 2s are 16, 1 24 25 256 is equal to 7x², okay. So now what will be the quadratic equation, 7x², we'll take this on the other side, both the terms, so minus 96x minus 256 equal to 0, and आपको ये solve कर देना है, after solving you will get your answer, okay. And this quadratic equation you have to solve by yourself, आप दो चॉइस है आपके पास, एक आप यूज कर सकते हो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या आप यूज कर सकते हो फॉर्मूला मेथड, बट दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, एंड आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो, ठीक है। ये यहाँ तक मैंने जो है फॉर्मेशन तक मैंने किया है, स्टेप 3 जो है आपको आंसर निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके, वो आपके लिए है, ठीक है। चलिए, हम लोग ने अभी तक
7 to 8 क्वेश्चन हम लोग ने अभी तक किए हैं, 2-3 टाइप के क्वेश्चन जो है वो भी कर लिए हैं। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का जो क्वेश्चन है वो आने वाला है, दैट इज प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिस्टेंसेस, स्पीड एंड टाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रियली। तो आपको ये बहुत ज्यादा अच्छे से करना है, ये टाइप का जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डेफिनेटली पूछा जाएगा, हाँ 3 या 4 मार्क्स के लिए आपको आएगा ये क्वेश्चन। चलिए पढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। By increasing the speed of car by 10 km/h, the time of journey for the distance of 72 km is reduced by 36 minutes. So from this what we are able to understand, that is given distance is 72 kilometers. ठीक है, and what are they saying is if you are increasing the speed of car by 10 km/h, then what will happen? Whatever time is required, that will become less by 36 minutes. This is what they have given. Okay, so given distances of 72 kilometers. We know there is a relationship between speed is equal to speed, distance and time. What is it? Speed is equal to distance upon time. ठीक है, speed is equal to distance upon time. And what one thing they have given, देखिए ये ना 10 km/h में दिया है and this has been given in 36 minutes. We'll have to convert it into hour. So when I'm converting this into hour, I'll have to divide it with 60. Okay, 12 threes are, 12 fives are. So 3s are and 5s are. So what my answer is? That is 3/5 hour. This is my answer for 36 minutes. 36 minutes in hour. This is also I'll have to use maybe. आगे जाके मुझे यूज करना पड़ेगा, right? हमें फर्स्ट स्टेप जो होता है वो क्या होता है? दैट इज रिप्रेजेंट द अननोन इनटू एक्स, है ना। तो क्या लेना पड़ेगा? लेट जो बोलते हैं हम लोग, तो क्या लेना है हम लोग को? जो ढूंढना है वही लेना है। सो ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार bx, तो क्या लिखेंगे? लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार bx km/h. So new speed क्या हो जाएगा? We are increasing the speed by 10 km/h. So new speed of car is x plus 10 km/h. Correct? What is the new speed? X km/h. What are they saying is that is if we are increasing the speed by 10 km/h, then our time will get reduced. Correct? So now step 2. Step 2 is according to given condition. According to given condition. कंडीशन क्या दिया है? कंडीशन बहुत सिंपल दिया है कि जो न्यू स्पीड होगा, सॉरी न्यू टाइम होगा, टाइम है ना, सो न्यू टाइम होगा वो ओरिजिनल टाइम से 36 मिनट्स कम हो जाएगा। ठीक है, 36 मिनट्स कम हो जाएगा। तो न्यू टाइम मतलब क्या होगा? ऑब्वियसली ये न्यू टाइम जो है ना वो क्या है? टाइम के फॉर्म में अगर मुझे लिखना है, ये टाइम के फॉर्म में लिखना है मुझे, तो कैसे लिखेंगे? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कैसे लिखा जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखा जाएगा, है ना। तो टाइम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मुझे अगर ये लिखना है, हाँ मुझे न्यू टाइम लिखना है, तो मैं न्यू टाइम कैसे लिखूंगी? न्यू टाइम कैसे लिखूंगी मैं? डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस अपॉन न्यू स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस कितना है? 72 है। न्यू स्पीड कितना है? न्यू स्पीड मैंने लिखा है यहाँ पे x plus 10 है, ये देखिए x plus 10 है, ये न्यू स्पीड जो है वो, है ना। ये बन गया मेरा न्यू टाइम। ओरिजिनल टाइम क्या होगा आप बताइए? ओरिजिनल टाइम क्या होगा? डिस्टेंस तो 72 है, ओरिजिनल स्पीड तो x था, है ना। वही लिखना है हम लोग को। तो न्यू स्पीड जो यहाँ पे मैंने लिखा है 72 अपॉन x plus 10, ओरिजिनल टाइम 72 अपॉन x माइनस 36 मिनट्स को लिखेंगे 3/5। मिल गया आपको? ये एक फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टेप मिल गया। फर्स्ट स्टेप क्या है? अभी क्रॉस कीजिए 72 अपॉन x plus 10। what we can do is we'll bring this 72 on one side, मतलब 72 वाले एक तरफ लेके आएंगे और ये कांस्टेंट नंबर है वो एक तरफ लेके आता है, मतलब थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए क्या लिखेंगे? 3/5 इज इक्वल टू 72 अपॉन x माइनस 72 अपॉन x plus 10, ये लिख दिया। So 3/5 will be equal to 72, I am taking outside,
1/x माइनस 1/x प्लस 10, ये मैंने सॉल्व किया, ठीक है। 3/5 इज इक्वल टू 72. डू क्रॉस and this is minus x upon x into x plus 10. This x and this x got cancelled, plus and minus. Okay, now this 72 also will bring it on the other side, 3/5 into 72, ठीक है। और else हाँ ऐसे ही कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए तो। और ये 10 है यहाँ पे ऊपर, और यहाँ पे आ जाएगा x x plus 10. So 3 1s and 3 2s 6 and 3 4s मतलब 24 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/5 into 24 is 120 and this is 10, ब्रैकेट ओपन कीजिए, x square plus 10x आ जाएगा, ठीक है। I'll have to use this space also. Do cross x square plus 10x is equal to 120 into 10 will come out to be 1200. Okay, so x square plus 10x minus 1200 equal to 0. Okay, तो ये आ जाएगा 1200 के दो फैक्टर्स चाहिए आपको और 10 चाहिए यहाँ पे, so 30 and 40. See 3 4s 12 होता है ना, so 30 and 40 माइनस 1200 है, बिगर नंबर साइन पे पॉजिटिव है, मतलब प्लस 40 माइनस 30 ये वाले वैल्यूज आने चाहिए, ठीक है। सो माइनस 30 प्लस 40 इज द आंसर, लाइक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले। सो प्लस 40x माइनस 30x माइनस 1200, इन दिस कॉमन इज x plus 40 and here common is 30 x plus 40, दोनों माइनस है ना, माइनस 30x माइनस 1200, x plus 40 and x minus 30 equal to 0. So x plus 40 equal to 0 और x minus 30 equal to 0, x equal to minus 40 और x equal to 30. अच्छा आप बताइए स्पीड नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा, है ना। सो ओरिजिनल स्पीड इज x which is 30 kmph, किलोमीटर पर आवर। हो गया, मिल गया आपको, वही पूछा गया था तो x का वैल्यू मिल गया, है ना। तो यहाँ पे जरूरी चीजें कौन सी है? तो पहली बात याद रखना है कि स्पीड डिस्टेंस टाइम के लिए एक फॉर्मूला जो होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेकेंडली ये टाइप के क्वेश्चन में आपको टाइम के लिए ही दिया है। हाँ देखिए वर्क में भी टाइम ही दिया था, लेकिन वहां पे वर्क के साथ में जब भी आप टाइम ले रहे हो तो रेसिप्रोकल करना था। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कंडीशन जो देंगे ना, वो सब कंडीशन टाइम के फॉर्म में ही होना चाहिए, क्योंकि आपको क्या है इंक्रीज कर देंगे डिक्रीज कर देंगे तो टाइम कम हो जाएगा बढ़ जाएगा, ऐसे करके ही उन्होंने क्वेश्चंस में फॉर्मेशन दिया होता है, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस यूजुअली वो लोग स्टेबल ही देते हैं, डिस्टेंस में चेंजेस नहीं देते मैक्सिमम टाइम्स में बोल रही हूँ, ठीक है। तो आपको ये नोटिस करना है। तो ये जो कंडीशन था ये भी टाइम के लिए ही कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखा है ना। आप लिखिए, आपके फॉर्म में लिखिए ये, हाँ उन्होंने बोला है कि नया टाइम जो होगा ना वो कम हो जाएगा 36 मिनट से, है ना। अगर हम लोग ने नया स्पीड मतलब जो इंक्रीज ऑफ स्पीड से किया तो टाइम कम हो जाएगा, है ना ऐसे। तो ये न्यू टाइम मैंने बोल दिया, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपको लिखना है और आपको ये स्टेटमेंट्स का जो कंडीशंस जो दिया है उसको इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है, तो आपको आंसर सही से मिल जाएगा, ठीक है। आई होप सो आपको ये क्लियर है। आज का जो क्वेश्चन है हम लोग ने जो डिस्टेंस स्पीड और टाइम के लिए लिया है वो आपको सच में समझा है एंड you will be able to solve this kind of questions. These are really very important. Okay, आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। See now, let us take this next example, which is a car covers distance of 400 km at certain speed. Had the speed been 12 km per hour more, the time taken for journey would have been 1 hour 40 minutes less. Find the original speed of car. So definitely what we'll have to use is, मैं याद रखूंगी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। ये मेरा नॉर्मल फॉर्मूला जो है वो मुझे पता है, टाइम में ही दिया है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन ये है, हम लोग उसको क्या करेंगे एक्सचेंज कर देंगे, नीचे आ जाएगा स्पीड, बस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार ही दिया है
अच्छा 1 आवर 40 मिनट्स दिया है, सो 1 आवर 40 मिनट्स को कैसे लिखा जाएगा, 1 आवर को 1 और 40 मिनट्स को 40/60 लिखा जाएगा। ठीक है, 20 2 जा 23 जा, सो 1 + 2/3 आ जाएगा 5/3। वापस से वही आ रहा है देखिए, ठीक है 5/3 आ रहा है। तो ओरिजिनल लेट, तो फर्स्ट स्टेप लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार बी x kmph, kmph मतलब किलोमीटर पर आवर। ठीक है, न्यू स्पीड ऑफ कार विल बी, क्या बोला है उन्होंने, सर्टन स्पीड दैट इज 12 किलोमीटर मोर बोला है ना, तो 12 किलोमीटर से बढ़ गया kmph। करेक्ट डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है 400 किलोमीटर। करेक्ट, तो क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, स्टेप 2 आ जाएगा आप ये, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है, जो नया टाइम होगा, न्यू टाइम ओरिजिनल टाइम से कितना कम हो जाएगा, 1 आवर 40 मिनट्स कम हो जाएगा। कम हो जाएगा मतलब सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। न्यू टाइम को कैसे लिखेंगे, टाइम को लिखा जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। डिस्टेंस तो मुझे पता है 400 है, तो न्यू टाइम के लिए न्यू स्पीड x + 12, ओरिजिनल के लिए 400/x, और ये यहाँ पे 1 आवर 40 मिनट्स को लिखा जाएगा 5/3 से लिखा जाएगा। ठीक है, अभी आप क्या कीजिए, सेम जो x वाले टर्म्स है वो एक साथ लेके आइए, ताकि ना वो जो आंसर होगा ना वो थोड़ा अच्छे से आप सॉल्व कर पाओगे, x वाले टर्म्स एक साथ आएंगे तो। ठीक है, सो 5/3 will be equal to 400, I am taking outside, आप भी ऐसे ही कीजिए, 400 कॉमन ले लीजिए, 1/x माइनस 1/x + 12 आ जाएगा, 400 x + 12 माइनस x अपॉन x + 12, और ये 5/3 हो जाएगा। तो आप ये नोटिस कीजिए 5 1 जा, मैं डायरेक्टली अभी यहाँ पे कर रही हूँ, 5 80 जा। ठीक है, ये अगर उस तरफ लेके गए तो 80 × 3 आ जाएगा, और ये x और x कट हो गया एक दूसरे से, 12x² + 12x क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, तो क्रॉस में क्या आ जाएगा, x² + 12x, और ये 12 × 240 आ जाएगा, 8 3 जा 24, x² + 12x माइनस 24 × 12 कर दीजिए यहाँ पे 48, और ये 24 288 = 0। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। ठीक है, आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे और इसके आंसर आप मुझे कमेंट में लिख दोगे। मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी नहीं सॉल्व करने वाली हूँ, ये आपके लिए। मेरा अभी इंपॉर्टेंट काम क्या है कि स्टेटमेंट्स को मैं कैसे कन्वर्ट कर रही हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है, और यही आपको भी सीखना है ना। सेकंड जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग वाला जो पार्ट है ना, वो तो बाद में ही कर सकते हैं, क्योंकि 5th चैप्टर भी उसी के ऊपर था। तो मेरे लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ये जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, आप आंसर फॉर्म कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, स्पेशली द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू आर एबल टू फॉर्म इट और नॉट, ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है। तो आप ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कीजिएगा और मुझे आंसर में कमेंट करके पूछिएगा। अगर डाउट्स है वो भी मुझे क्लियर करने के लिए बोल दीजिएगा, तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, लेकिन ये सॉल्व आपको ही करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम टाइप का एक क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है। ये सारे PYQ ही है बाय द वे। एन एरोप्लेन ट्रैवल्ड द डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ पे ना x वाला जो टर्म है, हम जो अननोन बोलते हैं ना, फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा, है ना, रिप्रेजेंटिंग अननोन क्वांटिटी इनटू x, मतलब वेरिएबल, तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया है। तो स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, किसका है, एरोप्लेन का स्पीड। ऑन रिटर्न जर्नी द स्पीड वाज इंक्रीज्ड बाय 40 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे भी इंक्रीज ही है। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम टेकन फॉर ऑनवर्ड जर्नी एंड रिटर्न जर्नी। तो अभी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के आइडिया तो आपको आ गए हैं, है ना। तो गिवन दे देते हैं यहाँ पे, क्या क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन
इज x kmph। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है टाइम के लिए। ठीक है, और डिस्टेंस भी दिया है, एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 400 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये टाइम, ये किसके लिए, एक ऑनवर्ड जर्नी के लिए। तो टाइम फॉर ऑनवर्ड जर्नी, ये ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे इरेज कर देते हैं और लिख देते हैं ऑनवर्ड जर्नी टाइम। फर्स्ट ऑनवर्ड जर्नी टाइम क्या होगा, ऑनवर्ड जर्नी टाइम, डिस्टेंस तो 400 है और स्पीड x है ना, ये ऑनवर्ड जर्नी टाइम है। रिटर्न जर्नी में क्या हो रहा है, रिटर्न जर्नी में क्या किया उन्होंने, रिटर्न जर्नी टाइम में स्पीड जो है वो चेंज कर दिया, है ना, स्पीड वाज इंक्रीज बाय 40 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हो जाएगा, 400 अपॉन x प्लस 40। उन्होंने न्यू स्पीड जो है वो कितना किया है, लिख दीजिए चाहिए तो यहाँ पे, while returning speed is increased by 40 kmph, therefore new speed is equal to x plus 40 kmph। ये लिख दीजिए आप चाहिए तो। ठीक है, आपको ये ऑनवर्ड जर्नी और रिटर्न जर्नी मिल गया। उन्होंने क्या बोला, इफ रिटर्न जर्नी टुक 30 मिनट्स लेस, क्योंकि स्पीड इंक्रीज कर दिया, तो स्पीड इंक्रीज करने पर टाइम कम हो गया, है ना, तो जो नया टाइम था वो 30 मिनट्स लेस था। हाँ, तो अभी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा बताइए, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन न्यू टाइम या फिर रिटर्न जर्नी का टाइम, है ना, ये रिटर्न जर्नी हम लोग ने लिखा है, तो रिटर्न जर्नी टाइम इज लेस देन द ऑनवर्ड जर्नी टाइम, है ना, लिखा है ऑनवर्ड जर्नी टाइम से कम है, कितने से, 30 मिनट से। सो ऑनवर्ड जर्नी टाइम से लेस है 1/2 आवर से। सो रिटर्न जर्नी टाइम कितना है, 400 अपॉन x प्लस 40 विल बी इक्वल टू 400 अपॉन x माइनस 1/2। मिल गया आपको, ये आपका कंडीशन है और इसी कंडीशन को आपको सॉल्व करना है। ये कंडीशन आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये कंडीशन बहुत जरूरी है। इसी को ना हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते थे कि जो ऑनवर्ड जर्नी है वो आधा घंटा ज्यादा ले रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं, पर्सपेक्टिव चेंज हो गया ना। ये मैंने जैसे दिया है, इफ रिटर्न जर्नी टुक 30 मिनट्स लेस, मतलब कम ले रहा है, सो रिटर्न जर्नी कम ले रहा है आधा घंटा ऑनवर्ड जर्नी से। हम लोग ने स्टेटमेंट का यहाँ पे इक्वेशन में कन्वर्जन कर दिया। ठीक है, इसी को अगर सॉल्व करना है तो चलिए कैसे सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं। हाँ, ये आपका क्या हो गया, कंडीशन हो गया। अभी इसी को सॉल्व करना है, ये कंडीशन को आपको सॉल्व करना है। सो 400 अपॉन x प्लस 40 इज इक्वल टू, क्या करोगे, 400 एक तरफ लोगे, मतलब 400 वाली जो टर्म्स है, क्योंकि वो x के साथ है, वो एक तरफ आएगा और ये जो नंबर है वो एक तरफ आएगा, है ना। तो आपको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन, सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 400। क्या कर लेते हैं ना, जो x वाले टर्म्स है विल टेक इट ऑन वन साइड एंड दिस कांस्टेंट नंबर इज ऑन द अदर साइड, राइट। सो दिस 400 अपॉन x माइनस 400 अपॉन x प्लस 40 विल बी इक्वल टू 1/2, एज इन ये मैं उस तरफ लेके जा रही हूँ और ये 400 x प्लस 40 इस तरफ लेके आ रही हूँ। ठीक है, तो 400 अगर मैं साइड में ले रही हूँ तो 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 40 will be equal to 1/2, 400. This is going to be x plus 40 minus x upon x square plus 40x.
This is 1/2. This and this got cancelled. 40 into 400 upon x square plus 40x is equal to 1/2. This 2 also goes on the other side. So 40 into 400 is 16,000. 16,000 into 2 is 32,000 equal to x square plus 40x. We have got our quadratic equation. Look at this. 32,000 will take it on the other side. X square plus 40x minus 32,000 will be equal to 0. Minus 32,000. दो फैक्टर्स चाहिए हम लोग को, 160 and 200. 160 and 200. ओके, प्लस 200 माइनस 16 टू 32 होता है ना, तो ये वैल्यूज आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 200x माइनस 160x माइनस 32,000 इक्वल टू 0. x प्लस 200 minus 160x plus 200 equal to 0. So x plus 200 equal to 0 or x minus 160 equal to 0. So what will be getting? x value कितना आ जाएगा? ये सॉल्व करने पर हमें x value कितना मिल रहा है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने पर we got x is equal to 160 kmph इतना मिल गया. एंड वही पूछा गया है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वही पूछा गया है. तो ये मिल गया, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, मुझे x का वैल्यू मिल गया. ठीक है, आप सॉल्व कीजिए, ये आप खुद से सॉल्व करोगे आपको आ जाएगा ये. ठीक है, इंपॉर्टेंट तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको ये फॉर्मेशन जो है ये वाला PYQ ही है. यहाँ पे तो डायरेक्टली उन्होंने दिया इस वाले क्वेश्चन में, डायरेक्टली कुछ पॉइंट्स है जो दिए हैं और अभी आपको थोड़ा आइडिया भी आ रहा है तो थोड़ा आसान भी लगा होगा ये वाला क्वेश्चन जो है वो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए. Okay, now let us start with next question. A motorboat whose speed is 9 km per hour in still water goes 12 km downstream and comes back in total time of 3 hours. Find the speed of stream. Okay, so over here 2 points we are able to notice. As in, that is a motorboat is there and motorboat का speed already given है 9 km per hour and that too in still water, correct? But then they have given that motorboat is going downstream and then comes back, as in downstream and upstream. As in, like, you all can understand, downstream मतलब जो river है, river के साथ वो motorboat है वो जा रहा है ना, तो obviously क्या हो जाएगा, speed of motorboat and speed of the river वो दोनों add हो जाएंगे. एंड इफ इट इज कमिंग अप तो दोनों का डायरेक्शन जो है, स्पीड ऑफ मोटरबोट एंड स्पीड ऑफ जो रिवर होगा वो एक दूसरे को अपोज करेंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ना वो मोटरबोट जो है, वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, है ना. तो यहाँ पे आपको डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम करके जो दिया है ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले क्वेश्चन के लिए. तो चलिए जो गिवन है वो लिख लेते हैं. Speed of motorboat in still water is 9 kmph. Let speed of stream be x kmph. Okay, when motorboat goes downstream, so boat as well as river both are flowing in one direction only, so at that time speed क्या होगा, therefore speed will be x plus 9 kmph we can write down. Okay, and when motorboat goes upstream, at that time what will happen, speed will be opposite to each other, as in subtraction. But over here what we should do is, because river का speed जो है ना वो obviously कम होने वाला है ना motorboat के speed से, तो here we have to write down 9 minus x kmph. Okay, in the same manner here also वो सेम दिखने के लिए आप क्या कीजिए, x plus 9 के जगह पे 9 plus x लिख दीजिए, है ना, वो दिखने में सेम हो जाएगा इसीलिए.
तो 9 + x हो जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए, और क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, व्हाट एल्स इज बीन गिवन, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड गोइंग अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम is 12 kilometer. We know, what do we know? Speed is equal to distance upon time. This formula we know, correct? So therefore time will be equal to distance upon speed, है ना। तो टाइम अपस्ट्रीम जाने के लिए और टाइम डाउनस्ट्रीम जाने के लिए क्या, कैसे लिखेंगे इसको, मैं एक लिख के दिखाती हूँ तो आपको बाकी के भी आइडिया आ जाएंगे, है ना। तो अगर मैं टाइम बोल रही हूँ फॉर अपस्ट्रीम, तो टाइम कैसे लिखा जाएगा बताइए मुझे। अपस्ट्रीम के लिए डिस्टेंस तो 12 है और अपस्ट्रीम का स्पीड क्या था, 9 - x, है ना। तो वो लिख लिया अपस्ट्रीम टाइम। वैसे ही आपको डाउनस्ट्रीम टाइम भी लिखना चाहिए, आप भी खुद बताइए क्या होगा डाउनस्ट्रीम के लिए, 12/9 + x, है ना। आ गया आपको। अभी ये सारे जो कंडीशंस है हम लोग ने देख लिए। इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या दिया है कि वो कवर कर रहा है 3 आवर्स में, है ना। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना है, हाँ। सो टोटल टाइम इज इक्वल टू टाइम अपस्ट्रीम प्लस टाइम डाउनस्ट्रीम। टाइम रिक्वायर्ड मैं बस शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। टोटल टाइम कितना है, 3 आवर्स है। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के वैल्यूज आपको पता है, 12 9 + x और ये 12 9 - x। बस आप सॉल्व कर दीजिएगा अब ये इसको। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ये 3 1 जा और दोनों को आप 4 से, मतलब एज इन डायरेक्टली डिवाइड कर रहे हो 3 से, तो क्या आ जाएगा, 1 = 4 9 + x + 4 9 - x। 4 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1/9 + x + 1/9 - x। देखिएगा अभी ये a + b a - b है तो क्रॉस कर लीजिए यहाँ पे। तो 1 = 4 9 - x + 9 + x अपॉन 9² - x²। ये कैंसिल कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो आ जाएगा 4 × 9 + 9 18 upon 81 - x². We take this on the other side, so we get 81 - x² is equal to 18 × 4. How much is this? 32 3 72. So how much we are getting? 72 numbers on one side and the variable on one side. So 81 - 72 is equal to x². Therefore x² is equal to 9. Therefore x is equal to +-3। हमारे लिए क्या होगा आंसर, x = +-3 है, हमारे लिए क्या होना चाहिए आंसर, पॉजिटिव, है ना। क्योंकि ये क्या है, x क्या है अपना, x इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम है ना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। सो देयरफॉर मैं यहाँ पे ऐसे बॉक्स करके लिख रही हूँ, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x = 3 kmph। ये हम लोग ने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। यही अपना आंसर है। आई होप सो आपको समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट तो ये है, जैसे ये स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस है, ये वही टाइप का क्वेश्चन है। आई होप सो आप अभी आपको कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसके लिए हमें सोल्यूशन में कैसे करना है ना। पहले तो स्टेप 1 में क्या होना चाहिए कि हम लोग x किसको असाइन कर रहे हैं, फिर उसके बाद में कंडीशंस क्या दिए हैं, और फिर टाइम है, क्योंकि टाइम में ही बता रहे हैं, यहाँ पे भी उन्होंने टाइम ही दिया है ना। तो सब ये जो कैलकुलेशन होगा वो टाइम में होगा, LHS RHS दोनों भी हमें टाइम में करने हैं। तो हम लोगों ने टाइम में ही डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाले फॉर्म में लेके आए, ताकि x तो हमारा स्पीड था, राइट। तो ऐसे करके आप थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इसके ऊपर। ये बहुत ज्यादा जरूरी टाइप का ये क्वेश्चन है, स्पीड डिस्टेंस टाइम के ऊपर जो है वो, ठीक है। आप देखिए आगे जो है वो प्रॉब्लम्स ऑन एज आएंगे। एज रिलेटेड मतलब जो प्रॉब्लम्स है अभी इसके, ये भी आसान ही होते हैं। तो मतलब बेसिकली ना क्या होगा, मदर एंड सन या फादर एंड सन ऐसे करके दे देते हैं, है ना। तो थोड़ा कॉमन सेंस भी हमें पता होता है कि ये करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। एंड में जाके जो आंसर है वो पता चल जाता है। नहीं तो ऐसे हो जाएगा कि बच्चे का
जो एज है वो कम है और बच्चे का एज है वो ज्यादा है और माँ का एज कम आ रहा है, ऐसे नहीं। तो आपने कुछ गलती की है ना, लेकिन गलती करनी ही नहीं है हमें। अभी देखिए आप कैसे करोगे इसको। चलिए लेट अस बिगिन विद दिस क्वेश्चन। क्या लिखा है देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में, 5 years ago women's age was square of her son's age. 10 years hence her age will be twice of son's age. दो कंडीशन यहाँ पे दिए हैं। एक मतलब एक बोला गया था एक रिलेशन में कि अगर 5 साल पहले फ्रॉम नाउ 5 years ago women's age was square of her son's age, 10 years hence age will be twice, मतलब 10 साल के बाद, आज से 10 साल के बाद कितना होगा, मदर्स एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ द सन्स एज। चलिए पहला कंडीशन जो दिया है ना 5 years ago वही कर लेते। 5 years ago क्या दिया है, वुमेन्स एज वॉज स्क्वायर ऑफ सन्स एज, देयरफॉर तो 5 साल पहले लेट स्क्वायर ऑफ सन्स एज, किसको एक्स लेना पड़ेगा हमें, एक्स असाइन करना है ना, स्टेप नंबर 1, सन्स एज बी एक्स years and woman's age will be x, क्या हो जाएगा, स्क्वायर years, है ना। ये 5 साल पहले था, तो अभी प्रेजेंट में अगर आ गए हम लोग, हाँ, सो प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना आ जाएगा बताइए। इसमें आपको 5 साल ऐड कर देना है, कितना होगा, प्रेजेंट एज ऑफ सन विल बी, 5 साल ऐड कर दीजिए, x प्लस 5 years। प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन कितना होगा बताइए, प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 5 years, है ना। 5 साल पहले का कंडीशन दिया है, 5 साल के बाद मतलब आज का प्रेजेंट कंडीशन जो होगा वो लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। और ये कंडीशन है ही नहीं गिवन, हमें क्या दिया है, 10 years hence, आज से 10 साल बाद, हर एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ द सन्स एज। हाँ, आज से 10 साल बाद बोला गया है, तो चलिए, हाँ, आफ्टर 5 years, सॉरी 10 years, आफ्टर 10 years, क्योंकि कंडीशन में ही दिया है 10 years hence, हाँ, आफ्टर 10 years सन्स एज विल बी, तो इसमें आपको और 10 साल ऐड कर देना है, तो x प्लस 5 प्लस 10 मतलब x प्लस 15 years। हाँ, ये सही से लिखोगे आप, सही से नहीं लिखोगे तो गलत आ जाएगा। हाँ, और आफ्टर 10 years वुमेन का एज भी क्या हो जाएगा, आफ्टर 10 years वुमेन्स एज विल बी, इसमें आपको 10 साल ऐड कर देने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 10 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 15 years। मिल गया आपको, जो प्राइमरी आपको जो चाहिए था वो सब मिल गया, ठीक है। अभी क्या पूछा गया है, फाइंड द एज ऑफ सन, और हाँ हाँ ये जो दिया है ना, अब पहले तो कंडीशन है वो लिख लेते हैं। ओके, कंडीशन क्या दिया है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, 10 years hence, ओके 10 years hence टेन ईयर्स हेंस का जो कंडीशन है वो क्या दिया है, वुमेन्स एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ सन्स एज, वुमेन्स एज इज 2 times द सन्स एज, ठीक है। तो वुमेन का एज क्या है, आफ्टर 10 years वाला लिखना है हम लोग ने, इसलिए मैंने ये लिखा है 10 years हेंस। तो आपको ये लिखना है, वुमेन्स एज कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 15 विल बी इक्वल टू 2 times द सन्स एज, x plus 15, x square plus 15 will be equal to 2x plus 30। so चलिए ये जो RHS है पूरा LHS में शिफ्ट कर देते हैं, x square plus 15 minus 2x minus 30 is equal to 0, रीअरेंज कर देंगे और लाइक टर्म्स को सबट्रैक्ट कर देंगे,
तो +15 -30 -15, -15 के दो फैक्टर्स निकालने हैं हम लोग को, क्या आएगा 3 और 5, बिगर नंबर साइन माइनस होना चाहिए, स्मॉलर नंबर साइन प्लस होना चाहिए, तो आ जाएगा x² - 5x + 3x - 15 = 0। कॉमन निकालिए, x - 5 + 3x - 5 = 0, x - 5 and x + 3 = 0, so x - 5 = 0 और x + 3 = 0, तो x = 5 और x = -3। हमारे लिए आंसर पॉजिटिव में आएगा क्योंकि ये ईयर्स है, तो आंसर क्या आएगा x = 5। ठीक है, आंसर क्या है x = 5 है। पूछा क्या गया है, एज ऑफ सन 5 years ago, 5 years ago मतलब यही वाला पोर्शन x। हाँ, और पूछा क्या गया है प्रेजेंट एज ऑफ विमेन, तो ये प्रेजेंट एज ऑफ विमेन बोला गया है। हाँ, मतलब ये पूछा गया है, देखिए ये वाला, ये पूछा गया है प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन। मैंने सब लिखा है, 5 years ago भी लिखा है, प्रेजेंट एज भी लिखा है, 10 years हेंस भी लिखा है, तो मुझे सब यहाँ पे है मेरे पास अवेलेबल, तो x का वैल्यू मुझे डालना है। ठीक है, पहले का आंसर क्या है, एज ऑफ सन 5 years ago, मतलब x ही पूछा गया था, तो x मिल गया मुझे। ठीक है, और क्या पूछा गया है, प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन, तो प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन के लिए x² मतलब 5² + 5 कितना आ जाएगा, 25 + 5 = 30 years। ओके, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एज based on age only. Okay, sum of ages of Vivek and his younger brother Amit is 47 years. Product of their ages in years is 550. Find their ages. So let age of Vivek be x and younger brother's age be 47 - x। 47 - x मतलब क्यों मैंने 47 - x लिखा, ऑब्वियसली दोनों को मिलाकर 47 हो रहा है ना। मतलब अगर पकड़ लेते हैं कि विवेक को मैंने x पकड़ा और उसका जो भाई है ब्रदर को मैंने, हिज ब्रदर को मैंने y पकड़ा, तो x + y = 47 आ रहा है ना। तो y = भाई जो है उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 47 - x, x - 47 नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। ओके, ये लॉजिक याद रखना है, इसीलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे 47 - x लिखा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया ये। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ देयर, अभी सेकेंड स्टेप जो होता है वो ना, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 550, मतलब क्या x × 47 - x, 47 - x will be equal to 550, so 47x - x² is equal to 550, so we'll take it on the other side, तो क्या बन जाएगा, हम लोग डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, x² - 47x + 550 = 0। तो भी 550 के दो फैक्टर्स निकालने हैं मुझे। Okay, so we have got this quadratic equation. Now we'll have to solve the quadratic equation by splitting the middle term, right? So plus 550, 550 के दो फैक्टर्स निकालने हैं आपको, तो आप क्या करोगे, so if I'm dividing it with 11, how much it is going to be, 11 into 50, correct, and दूसरा फैक्टर क्या निकलेगा, 22 into 25, हाँ ये निकल रहे हैं, तो ये नहीं है फैक्टर्स, कौन से है, 22 25 है। देखिए एडिशन कीजिए 47 मिल जाएगा, है ना, लेकिन ये पॉजिटिव है और बीच का जो नंबर है वो निगेटिव है, तो आपका 22 माइनस होगा और 25 भी माइनस होगा, तो x² - 22x - 25x + 550 = 0, तो x - 22 - 25 x - 22, तो x - 22 = 0, या फिर ब्रैकेट में डाल दीजिए, दो ब्रैकेट डाल दीजिए, ये x - 22 and x - 25, so x - 22 = 0 और x - 25 = 0, तो क्या आ जाएगा, x = 22 और x = 25,
है ना। हम लोग ने x क्या लिया है, विवेक का जो एज है वो x है, यंगर ब्रदर का होगा, यंगर ब्रदर मतलब छोटा है वो, तो हमारे लिए विवेक का एज बड़ा होने वाला है, सो विवेक एज is 25. Younger brother, his younger brother's age. Younger brother's age is 22 years. मिल गया आपको, है ना। वैसे ही आपको सॉल्व करना है, ऐसे एज वाले जो प्रॉब्लम्स है ना, प्रॉब्लम्स ऑन एज, ये भी पूछे जाते हैं। आपको बस नोटिस करना है कि क्या क्या दिया है, अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना है। ये बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, नाउ दिस प्रॉब्लम इज ऑन कॉस्ट। फाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। जैसे मैंने बोला था स्पीड डिस्टेंस टाइम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ये कॉस्ट के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या करते हैं इस वाले क्वेश्चन में, नंबर ऑफ आर्टिकल्स दे देंगे और बोल देंगे कि कॉस्ट अगर ज्यादा होता या कॉस्ट अगर कम होता तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, ऐसे सर्टेन कंडीशंस दे देंगे, राइट। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन जो है इसके प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छे से करने हैं, क्योंकि ये डेफिनेटली 3 से 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है उन्होंने क्वेश्चन में। अ शॉपकीपर बाइज अ सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹960. If the cost per book was 8 rupees less, the number of books that could be bought for 960 rupees would be 4 more. Taking the original cost of each book to be x rupees, write an equation in x and solve it. Okay, so what situation they have given? कि one shopkeeper has bought certain number of books. Certain number of books हमें पता नहीं है कितने number of books है ना, so certain number of books, and then they're saying also like see the cost of each book you have to take is x rupees. Okay, so you can't take certain number of books is x because आप बोलोगे हाँ यहाँ पे unknown तो certain number of books है वो x है, नहीं, but in this question they have specified कि आपको x क्या लेना है, ठीक है। So one thing to be noticed in this question, then what they have given is the total cost which he has to pay for this certain number of books is 960 rupees, correct. And what they have given, the cost per book was 8 rupees less. If this was the situation, then he would have bought 4 more books, like that they have given. Okay, so number of books और 4 आ जाते और 4 वो buy कर लेता, है ना, ऐसे ये question में दिया है। तो चलिए as per given, so what has been given to us, that is we'll have to take first given में original cost of each book is rupees x. टोटल सीपी, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा है, टोटल कॉस्ट रुपीज 960. लेट अस कंसीडर ये ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ईच बुक मतलब 20 रुपीज का है, मैं जस्ट इमेजिन कर लूं, हाँ, सो जस्ट इमेजिन, पकड़ लेते हैं कि अगर 20 रुपीज का है एक बुक और उसने कितना दिया है, पे कितना किया है, 960 रुपीज उसने पे किया है, तो कितने बुक्स आ जाएंगे, है ना। तो डिवाइड करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, तो मुझे कितने बुक्स आ जाएंगे वो पता चल जाएगा, कितने बुक्स आएंगे करके, है ना। तो ये हम लोग वही ढूंढ रहे हैं अभी, कितने बुक्स आ जाएंगे, क्योंकि ये एक है ना सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स, मुझे पता नहीं है कितने बुक्स आने वाले हैं, करेक्ट। सो द नंबर ऑफ बुक्स कितना आ जाएगा, 960 अपॉन रुपीज x, मतलब ही क्या लिखेंगे, 960 अपॉन x, ठीक है। कंडीशन क्या दिया है उन्होंने, द नंबर ऑफ बुक्स वुड बी बिकम 4 इफ द कॉस्ट पर बुक वाज 8 रुपीज लेस। ओके, न्यू कॉस्ट कितना होता, दैट इज रुपीज x माइनस 8। सो नंबर ऑफ बुक्स क्या हो जाते हैं अभी नए प्राइस के साथ में, that is 960 rupees upon x minus 8 rupees, मतलब ही 960 upon x minus 8, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ बुक्स। ओके, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ओके चलिए, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, okay, according to given condition, what has been given condition, see here, that is they are saying ki number of books would become 4 more if the cost has got reduced by 8 rupees. Okay, this is what the given condition is. So abhi dekhiye kya hai, new cost
अगर न्यू कॉस्ट होगा तो ओरिजिनल कॉस्ट से जो नंबर ऑफ बुक्स है वो 4 ज्यादा आ जाएंगे। हाँ, अगर न्यू कॉस्ट वाला अगर पकड़ रहे हैं ना, तो न्यू कॉस्ट बुक्स या न्यू कॉस्ट नंबर ऑफ बुक्स और ये ओरिजिनल कॉस्ट का नंबर ऑफ बुक्स से वो 4 बुक्स जो है वो ज्यादा आ जाएंगे। तो न्यू कॉस्ट क्या था आपका 960 अपॉन x माइनस 8 विल बी इक्वल टू 960 अपॉन x प्लस 4। okay, this will take it on the other side, 960 upon x minus 8 minus 960 upon x equal to 4. okay, 960 upon x. Now do this 960, take it like common, 1 upon x minus 8 minus 1 upon x will be equal to 4. Do this cross. अरे okay, do this cross. Now what will happen if you are doing this cross? So 960 x minus 8 upon x into x minus 8 will be equal to 4. So after opening the bracket, what am I going to get? 960 x minus x plus 8 upon x square minus 8x will be equal to 4. This and this got cancelled. Okay, so okay, what do we have? 960 into 8 and will be equal to 4 x square minus 8x. See, this 4 will take it on the other side. तो क्या आ जाएगा 960 into 8 upon 4 will be equal to x square minus 8x. 4 1 जा 4 2 जा 960 into 2 9 6 2 जा 12 1 18 19 192 1920 will be equal to x square minus of 8x. x square minus 8x minus 1920 equal to 0. Okay, so 1920 के दो फैक्टर्स चाहिए, 1920 के दो फैक्टर्स चाहिए आपको, है ना, और 8 चाहिए यहाँ पे। तो क्या करते हैं, अगर मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो 2 से कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 से 960, ठीक है, 2 से नहीं होगा, फिर मतलब 2 से मतलब क्या कर लेते हैं 20 एंड 96 कर लेते हैं, बिकॉज डिफरेंस बहुत छोटा है ना। सो 40 और 48, हाँ ये देखिए ये डिफरेंस आ रहा है, देखिए 40 एंड 48 है ना, ये डिफरेंस आ रहा है, 8 दे रहा है मुझे, तो ये तो नहीं है, 40 एंड 48 ये आंसर है आपका, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 48x प्लस 40x माइनस 1920 इक्वल टू 0। x माइनस 48 प्लस 40x माइनस 48 इक्वल टू 0। x माइनस 48 एंड x प्लस 40 इक्वल टू 0। x माइनस 48 इक्वल टू 0 और x प्लस 40 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 48, है ना, ये आंसर है। पॉजिटिव वैल्यू चाहिए आपको, तो x वही होगा, ठीक है। तो x मिल गया, देखिए राइट इक्वेशन इन x एंड सॉल्व इट, तो x का वैल्यू मिल गया आपको, यही आपको सॉल्व करना है। आई होप सो आपको समझ में आ गया है। ये वाला जो कंडीशन है ये बहुत जरूरी कंडीशन है, ये जो दिया है वो कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन बहुत जरूरी कंडीशन है। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, और लास्ट वाला क्वेश्चन है आज का, ये लास्ट का क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। ओके, व्हाट इज बीन गिवन, सी 480 rupees is divided equally into x children. If number of children were 20 more, than each would have got 12 rupees less. Find x. Okay, see, x children they have given, so number of children is equal to x. So 480 यहाँ पे हम लोग को डिवाइड करना है ना, सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज 480, इज इक्वल टू रुपीज 480। तो अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन x है और टोटल कॉस्ट 480, सो ईच चाइल्ड विल गेट
each child gets 480 अपॉन x रुपीज, है ना, इतना उनको मिलेगा। ठीक है, क्या बोला गया, इफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर 20 मोर, ओके, सो नाउ number of children are x plus 20, so new amount each child gets is rupees 480 upon x plus 20. Okay, see this, all the things we have got. Now one condition has been given, so second step के लिए according to the condition, according to given condition. ठीक है, so what is given condition in this? That is, if number of children were 20 more, then each would have got 12 rupees less. मतलब ज्यादा अगर होंगे बच्चे तो कम पैसे मिलने वाले, है ना, तो लिखेंगे कैसे, 480 अपॉन x प्लस 20। अगर ये होंगे तो जो ओरिजिनल थे उनको 20 रुपया कम मिल जाएगा, सॉरी 12 रुपीज कम हो जाएगा, सो 12 रुपीज कम मिल जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन हो गया। x वाले टर्म्स एक साथ लेके आते हैं, 480 अपॉन x माइनस 480 अपॉन x प्लस 20 इज इक्वल टू 12। हाँ, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 480 इन ब्रैकेट 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 20 will be equal to 12. So we'll take this on the other side, x plus 20 minus x upon x into x plus 20. 12 upon 480, 40s are. So this and this got cancelled. 20 into 40 is 800, and this also goes on the other side, x square plus 20x. So ये कितना होगा, x square plus 20x minus 800 equal to 0. So minus 800 के दो फैक्टर्स चाहिए मुझे 20. So 40 20s are okay, और 40 20s are 800, or it is going to be, if I'm dividing it with 50, then it's going to be 16 5s are 80. So first one only, no, why do I have to see, do the subtraction, I'll get what 40 20s are, so subtraction will be 20 only. So this is my answer, plus 40x minus 20x minus 800 equal to 0. So x plus 40 minus 20 x plus 40 equal to 0. X plus 40 and x minus 20 equal to 0. Okay, x plus 40 equal to 0 or x minus 20 equal to 0. X equal to minus 40 और x equal to 20. ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू लेने हैं हमें। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। देखिए फाइंड x बोला गया है, मिल गया हम लोग को x। I hope so now you are able to understand whatever we have done today, and you keep on practicing. आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर हो जाएगा। मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस है यहाँ पे कवर कर लिए हैं, तो आप मुझे जो भी है, आप कमेंट में भी क्वेश्चंस के डाउट्स है वो पूछ सकते हो। ठीक है, और मैंने आपको क्वेश्चन जो सॉल्व करने के लिए दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका भी आंसर मुझे कमेंट करके लिख दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।